नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये प्रोग्राम तो मैं स्पेशली टू सिस्टर्स विद डिफरेंट मदर्स के बारे में कर रहा हूँ। दोनों पाकिस्तान की फेवरेट हैं, लेकिन बहरहाल पॉइंट ऑफ व्यू इनका सेम होता है। बैशिंग इंडिया, पैसा भी इंडिया से कमाना है। शुरू करते हैं निधि से। निधि जो कि एनडीटीवी के बारे में आप सबको अच्छी तरह पता है कि निधि राजदान क्या हैं और क्या करती रही हैं। एंटी इंडिया नैरेटिव को हमेशा आगे बढ़ावा दिया है इन्होंने, एंटी हिंदू नैरेटिव्स को हमेशा बढ़ावा दिया है इन्होंने। कम्युनिस्ट, अपीजमेंट, पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, ये सब इनकी जर्नलिज्म का पार्ट एंड पार्सल रहा है। लास्ट ईयर निधि ने अचानक ऐलान किया कि मुझे हार्वर्ड ने हायर किया है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे हार्वर्ड में पढ़ाऊंगी। अब यहाँ पे पहला सवाल तो ये होता है कि हार्वर्ड प्रोबेबली दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो वो एक बीए पास को, खाली सिंपल ग्रेजुएट को एसोसिएट प्रोफेसर बनाएगी? ये समझ में आती नहीं है बात। दूसरा ये है कि हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के बीच में निधि राजदान जैसे लोग, आईएसआई तो हायर कर सकती है, हार्वर्ड नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पे पूरे गेम की अभी तक समझ में आ नहीं रही। बड़ी मासूम बन के ये कह रही हैं कि आई वॉज ए विक्टिम ऑफ फिशिंग एंड दिस एंड दैट एंड, लेकिन खेल क्या है? जब बाइडेन साहब की इलेक्शन की मूवमेंट चल रही थी, इंडिया के जो इंडियंस लिविंग इन अमेरिका के वोट की ज़रूरत थी, तो हार्वर्ड के नाम पे इनके वेबिनार कराए गए। मैं आज आरिफ अजा क्या एक वेबिनार का ऐलान कर दूं और उस पर हार्वर्ड का लोगो लगा दूं, तो दूसरे दिन मुझे हार्वर्ड की तरफ से नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे 1 साल तक कोई कुछ बोला ही नहीं। फिर वो पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स हैं उसमें जाती रहीं, तो समझ में आने वाली बात है नहीं। देखें, अमेरिका है, कहते हैं ना कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, तो अमेरिका में अगर कोई एसोसिएट प्रोफेसर के उस पर जाते हैं तो वर्क वीज़ा पे जाते हैं, विजिटर्स वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे आप वहाँ पे काम कोई नहीं कर सकते। ये वहाँ पे हार्वर्ड के एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे वेबिनार करती रहीं। किस वीज़े पे गई थी? सवाल तो पहला ये है। वर्क वीज़े पे गई थी तो इतना आसान है अमेरिका का वर्क वीज़ा हासिल करना जाली हार्वर्ड के लेटर्स पे? क्वेश्चन है ना। दूसरा ये है कि टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी, तो फिर तो अमेरिका में हमेशा के लिए बैन होना चाहिए इनको। ये अपने मतलब चैटिंग में भी लोगों को यही बावर कराती रही कि आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और दुनिया में किसी ने इसका कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इसका नोटिस नहीं लिया। ये बड़ी अचंभे की बात है। तो बहरहाल मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा, पूरे भारत ने निधि की क्लास ली हुई है, और निधि इस वक्त, हालांकि निधि के जो सपोर्टर्स हैं वो हैं राहुल गांधी साहब हैं, शशि थरूर जी हैं, और इस तरह के वो लोग हैं जो हमेशा भारत के मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन के नैरेटिव को डिस्करेज करते रहे। वो निधि साहिबा के सपोर्टर हैं, उनको मुबारकबादें देते रहे हैं, उनको सपोर्ट करते रहे। चेहरे खुल के सामने आ गए ये सब जितने खड़े हैं। ये आपको पता ही है कि ये सब क्या बेचते हैं और क्या, कहाँ से इनको क्या मिलता है, ये आप सबको अच्छी तरह पता है। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं आरजू के ऊपर। देखें, बात दरअसल ये है कि मैं इस टॉपिक को ना छेड़ता। मुझे आज से नहीं, कई महीनों से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आरजू को आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है, आरजू का ये हो गया, आरजू का वो हो गया। मैं चुप रहा, मैंने इस पर किसी को जवाब तक नहीं दिया। मैं आपको पहले तो मुख्तसरन बता दूं कि कहानी क्या है। कहानी ये है कि मैं आज से कोई 1.5 साल पहले रिपब्लिक टीवी पे एक प्रोग्राम में गया, तो वहाँ पे आरजू काज़मी मेरे सामने बैठी थी टीवी के प्रोग्राम में। पहली बार मेरा उनसे उधर रब्ता हुआ। अब होता यह है कि ये जो टीवी वाले होते हैं ना, वो बुलाते हैं तो पाकिस्तानी को बुलाते हैं
इंडिया के खिलाफ बात करने के लिए और इंडियन को बुलाते हैं पाकिस्तानी के खिलाफ बात करने के लिए। अब मुझे जब बुलाया तो मैं तो सच बोलता हूँ, और सच में मैं इंडिया के खिलाफ तो बात कर नहीं सकता कि आई डोंट थिंक इंडिया इज एनीवेयर रॉन्ग इन पर्टिकुलर पाकिस्तान के रिलेटेड, कि इंडिया इज़ ए विक्टिम। तो मैं तो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ शुरू हो गया, तो मुझे फिर टीवी वालों ने बुलाना बंद कर दिया। इन साहिबा ने मुझसे रब्ता किया, और मुझे पहले तो ट्विटर पे मैसेज किया इन्होंने, और फिर मैंने नंबर दिया तो व्हाट्सएप पे इन्होंने कहा मुझे तारिक भाई का नंबर चाहिए। मैंने कहा मैं पूछ कर आपको बताता हूँ। तारिक भाई को जब भी मुझे कोई नंबर मांगता है, मैं तारिक भाई से पूछता हूँ तो पहला सवाल तारिक भाई ये करते हैं, कौन है ये? तो मुझे पूछा कौन है ये, तो मैंने कहा एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, बेचारी अपना छोटा मोटा यूट्यूब का चैनल चलाती है, आपका इंटरव्यू करना चाह रही है, तो सपोर्ट कर दें प्लीज़। तारिक भाई ने कहा ठीक है दे दो नंबर। इन्होंने तारिक भाई का इंटरव्यू किया। फिर एक हफ्ते बाद आई, आरिफ साहब सर आपका इंटरव्यू चाहिए, दे दें। मैंने इंटरव्यू दिया। फिर एक हफ्ता हुआ, फिर आई कि मैं आपका और तारिक साहब का एक साथ इंटरव्यू करना चाह रही हूँ, कर लें। अच्छा, अब मैंने भी इनका जब स्टडी करना शुरू किया ना, तो मैंने देखा कि यार ये जब इनको इंडियन टीवी वाले बुलाते हैं तो वहाँ पे तो ये इंडिया के ख़िलाफ़ इनकी सारी बातचीत होती है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही होती हैं। जब ये अपने यूट्यूब चैनल पे बुलाती हैं किसी को, तो वहाँ पे ये प्रो इंडिया चीज़ों को प्रमोट करती हैं। तो बच्चा तो मैं भी नहीं हूँ, तो मैं समझ गया कि कहानी क्या है। कहानी यह है कि हम अगर यूट्यूब से $1 कमाते हैं तो वो एक पाउंड भी नहीं होता लंदन में। इसकी वाज़ह मिसाल मैं ये दूंगा कि मेरा जनवरी का यूट्यूब, आज 22-23 तारीख हो गई है, तो मेरा जनवरी का 300 पाउंड बना है टोटल। और 300 पाउंड इस लंदन में क्या हैसियत रखता है ये आपको भी पता है कि 300 पाउंड से ज़्यादा तो हमारा इलेक्ट्रिक खर्च हो जाता है महीने का खाली। हमारा ट्रांसपोर्ट 300 पाउंड से ज़्यादा का खर्चा होता है, जबकि पाकिस्तान में 300 पाउंड का मतलब होता है 70-80 हज़ार पाउंड। फिर दूसरा यह है कि इनकी तो रोज़ की 2-3 वीडियो लगाती हैं, और पाकिस्तानी रुपयों में ये लाखों रुपया कमाती हैं, तो इनके लिए तो बड़ा अच्छा काम हो गया। और मैं इस बात पे भी सोचने लगा कि ISI जो कि बड़े बड़े तुर्रम खान जर्नलिस्ट हैं, हामिद मीर हुए, हसन निसार हुए, इनको ऐसा डंडा किया हुआ है कि वो प्रो आर्मी स्टैंस लेके बैठे हैं, और ये वहाँ पे रोज़ आर्मी की बैशिंग करवाती हैं। और किस तरह, तो फिर मैंने कहा चलो ना छोड़ो, ये मेरा मसला है नहीं, वहाँ पे लाखों यूट्यूब चैनल हैं, ये भी चलाती हैं, चलाती रहें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन वापस उस तरफ आता हूँ कि जब इन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू किया कि भाई पुष्पेंद्रा जी से कहें, वो मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे, और ये और वो, और तो मैंने फिर मुनासिब ये समझा। और दूसरा क्या होता था कि जहाँ मैं कोई इंटरव्यू लेता था अपने चैनल के लिए किसी का, अगले दिन वो उससे रब्ता करती थी या मुझे कहती थी कि उससे रब्ता कराएं। जनरल हर्षा काकड़ हुए, संजय दीक्षित साहब हुए, जिस आप नाम लें, जिस का मैं इंटरव्यू करता था, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये किस किस्म का, ये तो धंधा बना लिया इन्होंने। जबकि मेरा उसूल ये है कि मैं पॉइंट ऑफ व्यू को चीज़ों को आगे लाता हूँ। मेरी ये कोशिश नहीं होती कि मैं यूट्यूब से बस माल बनाता रहूँ। मुझे तारिक भाई ने, मेजर गौरव आर्या साहब ने, जनरल हर्षा काकड़, संजय दीक्षित जी, जितने नाम आप लें, पुष्पेंद्रा जी, मुझे इन्होंने साफ कहा है कि आप जब कहेंगे आरिफ भाई हम आपको इंटरव्यू देने को तैयार हैं। क्या आपने देखा है कि मैंने इनमें से किसी का हर दूसरे हफ्ते इंटरव्यू शुरू कर दिया है? मेरी सबसे ज़्यादा, पिछले 1.5 साल से मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, मुझे सबसे ज़्यादा पैसा जिस यूट्यूब के वीडियो पे मिला है ना, वो मेजर गौरव आर्या के इंटरव्यू पे मिला है। क्या आपने देखा कि मैंने 1.5 साल में एक से ज़्यादा इनका इंटरव्यू लिया हो? तारिक भाई से तो मेरे अपने ज़ाती मरासी में आज के नहीं कई सालों से, मैंने अब तक तारिक भाई के 2 इंटरव्यू किए हैं। पुष्पेंद्रा जी, आपने मेरी वीडियो देखी हो अगर पुष्पेंद्रा जी वाली, तो उसमें वो खुद कह रहे हैं पब्लिकली कि आरिफ भाई जब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा। मैंने उनको कभी जहमत दी, क्योंकि इस तरह तो मैं धंधा कर रहा हूँ। इसका मतलब कि मेरी ज़्यादा, आप टॉप 10 मेरी सक्सेसफुल वीडियो देखेंगे तो यही सारे इंटरव्यूज़ हैं। तारिक भाई का इंटरव्यू, पुष्पेंद्रा जी का इंटरव्यू, मेजर साहब का इंटरव्यू। तो क्या मैं धंधा बना लूँ? सुशील पंडित जी का मैंने एक बार लिया, बस लिया।
मैं अपने अगर मुझे माल कमाने का हिसाब किताब हो तो मैं भी हर हफ्ते एक तारिक भाई का, महीने में 2 इंटरव्यू तारिक भाई के, 2 मेजर साहब के, 2 पुष्पेंद्रा जी के, सुशील पंडित जी के लगाता रहूँ मैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि भाई साहब मैं नैरेटिव्स को आगे लाऊं और किसी के नाम पे अपना धंधा ना बना लूं, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं कि मैंने यूट्यूब को कभी धंधा नहीं बनाया। इनका मसला ये था कि जब मैंने इनको ब्लॉक किया तो मुझे लोगों के मैसेज आना शुरू हुए कि आपने आरजू जी को ब्लॉक क्यों किया है। मैं परेशान, मैंने कहा लोगों को कैसे पता चला कि मैंने ब्लॉक किया है। तो लोग कह रहे थे कि आरजू जी कह रही हैं कि आरिफ साहब ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मुझे भी आरजू ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आपने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया। मैं कहा छोड़ो यार मगजमारी, बीबी तुम अपना काम करो, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब फिर भी मैं लोगों को जवाब नहीं देता था, ना इनको मैंने कभी जवाब दिया, ना मैं समझता था कि मुझे इसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर मुझे मैसेज आना शुरू हुए कि आरजू कह रही हैं अपने प्रोग्रामों में कि आरिफ आजाकिया को मैं इसलिए नहीं बुलाती अपने इंटरव्यू में कि मैंने तो इनको ब्लॉक कर दिया क्योंकि ये पैसे मांगते हैं। तो फिर मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अब इनको जवाब दूं। तो बात दरअसल ये है कि जब आरजू जी मेरा पहला इंटरव्यू ले रही थी तो स्काइप पे ले रही थी, तो स्काइप पे रिकॉर्डिंग से पहले बातचीत हो रही थी। तो मुझे कहती हैं कि आरिफ साहब आप टीवी पे ज़्यादा क्यों नहीं आते, इंडियन टीवी पे वो तो पेमेंट भी अच्छी करते हैं, $300 से $500 देते हैं पर प्रोग्राम। मैंने कहा अच्छा आपको देते होंगे, मैंने तो आज तक ना मुझे उन्होंने किसी भी टीवी चैनल वाले ने आज तक ऑफ़र की है, ना मैंने मांगे हैं। और मैंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मैं ये अच्छी चीज़ है कि मैं पैसे के उस पर इंटरव्यू दूं, क्योंकि पैसे पे तो फिर आपको एजेंडे पे काम करना होता है। और शायद इसीलिए मुझे टीवी वाले बुलाते भी नहीं कि मैं उनके एजेंडे पे नहीं चलता, कि वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को बुलाते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो इंडिया के खिलाफ बात करेगा। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा ये चीज़। तो मुझे रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, आज तक किसी टीवी चैनल ने कभी एक पैसा नहीं दिया, ना ऑफ़र की है ना मैंने मांगा है। अब आ जाते हैं यूट्यूब चैनल के। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं यूट्यूबर्स को प्रीफर करूँ। जो भी मुझे रिक्वेस्ट करता है इंटरव्यू के लिए मैं उसको फ़ौरन करता हूँ। मैं उसके सब्सक्राइबर नहीं देखता, चाहे 500 सब्सक्राइबर हैं कि 5 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के भी मैं इनको इंटरव्यू दूँ। कभी मैंने किसी से एक पैसा ना मांगा है। एक बार सिर्फ ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने ऑफ़र की कि आरिफ साहब आपका मैंने इंटरव्यू किया था, 5 लाख से ज़्यादा व्यू हो गए थे और मैंने इसमें अच्छा पैसा कमाया है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको $100 भेजूं, तो आप बताएं कैसे भेजूं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब सॉरी, मैं आपके पैसे कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ये उसूल नहीं है कि मैं इंटरव्यू के पैसे लूँ। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑफ़र, लेकिन मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकता। तो मैंने रिकॉर्ड वापस कह रहा हूँ कि कभी किसी से ना मैंने पैसा लिया है, ना उस एक के अलावा मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, ना मैंने कभी किसी से डिमांड की है। पैसों के बल पे मैं ये करता नहीं। अब आ जाते हैं कि नैरेटिव की। तो आरजू सारबा का मसला ये है कि वो जब अपने चैनल पर होती हैं तो भारत माता की जय करेंगी, साड़ियाँ पहनेंगी, नमस्कार भी करेंगी और गीता भी आपको दिखाएंगी। लेकिन जब वो भारतीय टीवी चैनल पर आती हैं तो उनको पाकिस्तान की बैक करने का पैसा मिलता है। तो वहाँ पर वो भारत को बुरा कह रही होती हैं। बुरहानुद्दीन वानी इनकी नज़र में वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, फ्रीडम फाइटर हो जाता है। इसी तरह सेंगे सरंग और मेरे जैसे लोगों को वो इंडियन पेड एजेंट कहती हैं। मतलब आप उनके प्रोग्राम उठा के देख लें, किसी भी टीवी चैनल पे आप देख लें, इनके जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें वो खुल के पाकिस्तान आर्मी की बूट चाटने में लगी होती हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। मेरा क्या है, स्ट्रेट रिकॉर्ड है, आज का नहीं। 94 में पहली स्पीच की थी यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे। गूगल इट, गूगल पे आरिफ आजाकिया यूनाइटेड नेशंस डालेंगे, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को आ जाएंगी काफ़ी चीज़ें। 90s की मेरी स्पीच मौजूद है। मेरा तो शुरू से एक टारगेट है। आज सोशल मीडिया है, आज यूट्यूब का पैसा है, मैं तो 94 से कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक साहब का जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ, वैभव सिंह। डिफेंसिव ऑफेंस चैनल के वैभव सिंह मेरे मोहसिनों में से एक हैं। इसलिए कि 2017 में जब मेरा यूट्यूब का चैनल, 2018 में जब मेरा फेसबुक का पेज डिलीट कर दिया फेसबुक ने और मुझे एक्सपेल कर दिया फेसबुक से, तो मेरे फेसबुक के फ्रेंड होते थे वैभव सिंह।
तो मैंने इनसे कहा कि भाई साहब आप मेरी मदद करें मुझे मेरा फेसबुक का पेज वापस दिलाने में। तो इन्होंने मेरी बड़ी मदद की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन हमें वो मिल नहीं सका। तो मुझे वैभव सिंह ने, वैसे तो कई लोग मशवरे देते थे कि आप यूट्यूब चैनल को क्यों अपना एक्टिव नहीं करते। मेरा यूट्यूब चैनल तो 2017 में मैंने बनाया था, लेकिन कभी उस पर मैं पोस्टिंग नहीं करता था, एक दो वीडियो शुरू में लगाई थी बस। तो मुझे वैभव सिंह ने फिर मुझे कन्विंस किया, घंटों बैठ के मुझे कन्विंस किया कि आप यूट्यूब पे आएँ, यूट्यूब वीडियो बनाएं। और मुझे लिटरली गाइड किया दो आदमियों ने, एक अमेरिका में मेरे कराची के दोस्त होते हैं और एक ये वैभव सिंह ने। इसने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की कि किस तरह यूट्यूब चैनल बनाया जाता है, मोनेटाइज किया जाता है वीडियोस बनाने के लिए। और मतलब मैं बताऊं कि आज मैं अगर यूट्यूब पे हूं तो वैभव सिंह की वजह से हूं। और ये इस बंदे का कैरेक्टर है कि वो सबकी मदद करता है, जितने भी यूट्यूबर होते हैं उनकी ये मदद करता है। ही इज़ ए सक्सेसफुल यूट्यूबर। इनके चैनल की 11 लाख से ऊपर सब्सक्रिप्शन है इनके, अब तो 2-3 चैनल हैं, और क्वालिटी प्रोडक्शन करते हैं ये। और ये सारे यूट्यूबर्स की मैं पहला नहीं हूँ, कईयों की इन्होंने मदद की है, और इसी तरह आरजू की भी ये लोग मदद करते हैं। तो वैभव सिंह ने जिस तरह मेरी मदद की, इस तरह आरजू जी की भी मदद की। अब आरजू जी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मकसद है, ये आपको खुद अब कैलकुलेट करना है, मैं इस पर कुछ नहीं कहता। अब एक सवाल आता है कि मेजर गौरव आर्या क्यों हर कुछ दिनों बाद आरजू को इंटरव्यू देते हैं। तो आरजू की अर्निंग मोस्टली मेजर गौरव आर्या की वजह से हो रही है, क्योंकि आरजू का जितने भी वो मेजर साहब के इंटरव्यू लगाती है उसमें वो पाकिस्तानी रुपयों में 1.5-2 लाख रुपया हर इंटरव्यू का कमा लेती है। अब मेजर साहब क्यों जाते हैं तो मुझे लोग सवाल करते हैं, तो मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेजर गौरव आर्या से मैं यूट्यूब चैनल बनाने से पहले, और इवन वैभव सिंह से भी मेरी दोस्ती से पहले से मैं जानता हूँ उनको। मैं 2018 में जब 2017 में बल्कि जब ये जिनीवा में एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो मुझे किसी ने, एक दोस्त ने कहा था जो लंदन में ही रहते हैं, कि रिपब्लिक टीवी वाले अल्ताफ़ भाई का इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो मेजर गौरव आर्या साहब का मुझे नंबर दिया था कि इनसे आप बात करें। तो मेरी उस ज़माने में 2017 में मेजर साहब से बात हुई थी पहली बार, और तब से मैं इनसे राब्ते में हूँ। और मैं समझता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियट इंडियन एवर। तो मेजर साहब कुछ सोच के ही करते हैं, जो भी करते हैं वो जो भी करते हैं भारत के मफाद में करते हैं। आफ्टर ऑल आरजू के प्रोग्राम में जाके वो पाकिस्तान की धुलाई ही करते हैं ना, तो कोई मुज़ायका नहीं है, और वो अच्छा करते हैं। उसके अगेंस्ट में किसी को क्या फ़ायदा होता है, मेजर साहब ये नहीं सोचते, ये सोचते हैं कि भारत का मैसेज तो वो आगे कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों को मेजर साहब के उस किसी को इंटरव्यू देने पे एतराज़ नहीं होना चाहिए। यही चीज़ तारिक भाई की है कि तारिक भाई भी जब कहीं भी इंटरव्यू देते हैं तो वो इंटरव्यू लेने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आगे नहीं बढ़ा रहे होते, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो ठीक है, तो ये देखें, मेरा कैरेक्टर मैं अपना साम रखूँगा। मैं ये आखिरी वीडियो आरजू के हवाले से वो कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इस खातून का कोई जिक्र नहीं करूँगा। इसको जो बकवास करनी है करे। इसने कल ट्वीट की है कि संजय दीक्षित के प्रोग्राम में मैं और संजय दीक्षित जी ये आरजू का मैटर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसने ये ट्वीट की है कि कुत्तों, मेरे बारे में लोग बात, हम जिनके बारे में सोचते नहीं वो अपने प्रोग्राम में हमें डिस्कस करते हैं, और कुत्तों के भौंकने से काफ़िले नहीं रुकते और इस तरह की चीज़ें। तो इन अदर वर्ड्स मुझे और संजय भाई को इसने कुत्ता भी कह दिया। ये है इसकी लेवल, ये इसका कैलिबर है कि इसको इज्जत करनी किसी की आती नहीं है। मुझे चलें छोड़ें, संजय भाई को भी इसने क्या कह दिया, ये आप अच्छे तरह समझदार हैं। तो मैं आज के बाद इस औरत के बारे में चाहे ये कुछ भी बकवास करती रहे, मैं नहीं बोलूँगा कि ये इसका कैलिबर नहीं है। ये बस धंधा कर रही है, अपना माल बेच रही है, इसके लिए इसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं 94 से आज मुझे 26-27 साल हो गए हैं, मैं एक ही पॉइंट ऑफ व्यू पर हूँ। मैं जानता हूँ कि साउथ एशिया के सबसे बड़े सारे प्रॉब्लम के जो रूट कोज है वो पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी ही सारे फसाद की जड़ है।
इसलिए मैं तो हमेशा इस बात पे कायल रहा हूँ और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। भारत मेरा मातृ देश है, सनातन धर्म मेरे पुरखों का धर्म है। मैं अपने आप को खोल कर सनातनी कहता हूँ। उसके लिए ना मुझे कोई पैसा देता है, ना मुझे कोई डिक्टेट करता है। तो मेरा तो ये उसूल रहा है। इवन कि मैं वापस एक दो चीज़ें बता दूं कि मैं जब मेयर था 2005 से 2007 तो मैं आपको एक वाकया बताना चाहूँगा जो मैं पहले यूट्यूब में 2015-2016 में रोज़ की एक वीडियो बनाता था, उसमें भी ये वाकया बता चुका हूँ और शायद अपने यूट्यूब चैनल पे भी साल डेढ़ साल पहले किसी वीडियो में इसका जिक्र किया है कि मैं जब मेयर था जमशेद टाउन का, तो मेरे इलाके में लाइन्स एरिया एक एरिया है, वहाँ पे 30 घरों को पाकिस्तान आर्मी ने मार्क किया कि हम ये घर कब्जा करने आ रहे हैं। तो वो रेसिडेंट्स जो थे वो मेरे पास आए कि आरिफ भाई ये हमारे घरों पे कब्जा करने आर्मी कल आ रही है। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को पूछा कि क्या चक्कर है। तो मेरे सेक्रेटरी ने मुझे फाइल ला के दी कि बोला सर ये 30 घर है ना, ये कराची म्यूनसिपलिटी के ऑनरशिप है और 1979 में आर्मी से हमने ये खरीदे हैं, क्योंकि कराची 60% कंटोनमेंट एरिया कहलाता है। तो कंटोनमेंट इज़ अंडर आर्मी। तो हमने ये देखें पेमेंट की मौजूद है सारा, और हमने ये खरीदे हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, म्यूनसिपलिटी की प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा मेरी अपॉइंटमेंट कराओ, चलो भाई। तो आर्मी हेडक्वार्टर कराची इलेक्शन बिल्डिंग के पीछे है, वहाँ पे मेरी इन्होंने अपॉइंटमेंट कराई। मैं वहाँ पे गया, ग्रेड 18 की मिलिट्री ब्यूरोक्रेट थी कोई खातून, उनसे मेरी मीटिंग हुई। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपने ये बोला, हाँ वो हमने घर तो अपने हमारी ज़मीन है। तो मैंने वो फाइल आगे कर दी। मैंने कहा मैडम ये 1979 में हमने आपसे ख़रीद ली थी म्यूनसिपलिटी ने। तो इन्होंने कहा कि तो आपको हम वो पेमेंट वापस कर देते हैं, हम नहीं बेचना चाह रहे। मैंने कहा ये तो बिक गई ना 79 में, अब आप 2006 में बैठी हैं तो बिक गई। और वो पेमेंट 79 की आज कितने करोड़ों में होगी, इसको छोड़ें। तो बोले मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती, और घर तो हम कल कब्जा करने आ रहे हैं। तो मुझे मेरे सेक्रेटरी ने पहले ही बता दिया था कि सर एक्चुअली वहाँ पे बिल बोर्ड लगते हैं बड़े बड़े, और एक बिल बोर्ड का 10 लाख रुपया 3 महीने का होता है। तो ये 30 घरों पे 30 बिल बोर्ड लगेंगे। कराची में आप वो शारा फैसल है, सबसे बड़ी रोड है कराची की, आप उस पर देखेंगे तो एक किताब की तरह बिल बोर्ड लगे हुए हैं। तो उसने मुझे उस वक्त का रेट बताया था कि सर ये 10 लाख रुपया 3 महीने का एक बिल बोर्ड देता है। तो आप खुद सोचें कि 30 बोर्ड के कितने हुए, तो 3 करोड़ 3 महीने के इनकम है। तो इसलिए आर्मी वो घर पे कब्जा करना चाहती है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा मैडम मुझे अच्छी तरह पता है कि आप इस घर पे क्यों कब्जा करना चाह रही हैं, और सारा पैसे का खेल है। और बदकिस्मती है कि मैं तो समझता था कि हमारी आर्मी हमारी हिफाजत करेगी सिविलियंस की। तो कहती है कि लिसन, we decide the fate of people here and nobody dares point out anything to us। तो मैंने कहा कि फिर तो बड़े शर्म की बात है, हम तो समझते थे कि ये हमारी मुहाफिज फौज है, हमसे सैलरी लेके हमारी हिफाजत नहीं कर रही। आई एम अशेम्ड ऑफ माई आर्मी। तो कहती है यू मे गो नाउ, मैं आपसे बदतमीजी नहीं करना चाह रही। मैं कहा अच्छा मैं आपको कोर्ट में ले जाऊंगा। ये कह के मैं उठा, मेरा मूड खराब हो गया। मैंने ड्राइवर को कहा, मैंने कहा घर ले चलो यार, ऑफिस नहीं जाना। घर गया तो बच्चों ने कहा कि पापा मैकडोनल्ड ले जाएं। मैं कहा अच्छा चलो। मैं लेके इनको मैकडोनल्ड गया। मैकडोनल्ड की लाइन में मैं खड़ा था तो मुझे सिटी मेयर मुस्तफ़ा कमाल, जो आजकल बूट चाट रहे हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ के आजकल फुल टाइम बूट चाट रहे हैं, और सही मानों में मतलब सबसे बड़ा बूट चाट इस वक्त कराची में सिटी मेयर, उस वक्त का सिटी मेयर मुस्तफ़ा कमाल। तो मुस्तफ़ा कमाल ने मुझे फ़ोन किया, बोला आरिफ भाई आप आज आर्मी की फला जगह गए थे। मैंने कहाँ गया था। तो बोले आप पागल वागल तो नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। बोले आपने वहाँ पे इस तरह बदतमीज़ी की। मैंने कहा बदतमीज़ी तो उन्होंने की थी, और मैंने तो खाली जवाब दिया है। तो बोला आप क्या समझते हैं, आप इस वक्त कराची में बैठे हैं कि जिनीवा में बैठे हैं। आप अपने जहन से निकाल क्यों नहीं देते कि आप फ्रेंच सिटीज़न हैं या जिनीवा में बैठे हैं। आप कराची में बैठे हैं, मेयर होते हुए भी आप गायब हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि यार मुस्तफ़ा भाई आप मुझे सपोर्ट करने के बजाय आर्मी वाली को सपोर्ट कर रहे हैं। बोला मैं आपकी जान बचा रहा हूँ, नज़र भी नहीं आओगे यहाँ पे, आपकी लाश पे पड़ी होगी सड़कों पे, और आइंदा आप इस इशू पे बात नहीं करेंगे, मैं इस मसले को देख रहा हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। रात हुई तो मुझे लंदन से इमरान फारूक भाई का फ़ोन आ गया
हमारी पार्टी के कन्वीनियर थे लंदन में। उन्होंने कहा आरिफ भाई आपका दिमाग विमाग तो ठीक है कि नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी से बेजार है। मैंने कहा क्यों? बोले आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वहाँ पे, आप पाकिस्तान में रह कर आर्मी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? तो मैंने कहा कि इमरान भाई तो फिर गलत तो गलत है ना। बोले यार छोड़ें यार, आपको अगर नहीं करना काम तो आप बंद करें अपनी दुकान और आ जाएं वापस। वैसे ही आपके बारे में बहुत शिकायतें हैं। तो मैंने कहा शिकायतें यही हैं कि मैं करप्शन ना कर रहा हूँ ना करने देता हूँ, यही शिकायतें हैं ना। मैंने कहा हर आदमी यहाँ पे मेरे पास फाइलें लेके आता है कि हमारी फाइल पास कर दो। तो मैंने कहा वो हमारी पार्टी का मेंबर हो कि ना हो, मैं नहीं करता जो गलत चीज़ है। मैंने कहा कोई लाता है कि ये प्लॉट है, एम्यूनिटी प्लॉट है, लेकिन मैं इस पर फलां चीज़ बनाना चाह रहा हूँ, आपके एक साइन से मुझे वो मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैं तो ये चीज़ें नहीं करता हूँ। तो मुझे बोला आरिफ भाई आपकी ज़िंदगी अगर आप चाहते हैं तो आप वापस आ जाएं और रिज़ाइन करें, छोड़ें। तो मैं तो 4 साल के टेन्योर 2 साल में छोड़ के वापस आ गया था रिज़ाइन करके, क्योंकि घर से भी वालदा का और बीवी का प्रेशर होता था कि चलो चलो तुम यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो मैंने तो अपना स्टैंड कभी नहीं बदला, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान से बाहर। और रहा सवाल ये कि ये जो इतना अपना यूट्यूब चैनल पे इतना चीज़ें चला रही हैं, इनको कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता आई डोंट नो। मैं आज आपके सामने एक बात रख रहा हूँ अपनी। 12 जुलाई लास्ट ईयर चाइनीज़ एम्बेसी लंदन के सामने एक मुजाहरा हुआ था भारतीयों का। मैंने वहाँ पे जन गण मन पहली बार भारतीय नेशनल एंथम गाया था। उसी शाम कराची में मेरे एक बहुत ही करीब रिश्तेदार, बहुत ही करीब, मेरी औलाद जैसा समझ लें, उसको उठा लिया आईएसआई ने। 6 महीने से रगड़ा दे रहे थे और मेरे करीब के लोग सब जानते हैं ये, मुझे रोज़ फ़ोन करके पूछते थे। संजय दीक्षित भाई को मैंने उसी वक्त बताया था, कई जर्नलिस्टों को भी बताया था कि मैं ये ओपन नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे साथ ये हुआ है। और फिर दिसंबर में मेरे पास लंदन में एक साहब आए, बड़ी कोशिश की कि मुझे उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप ने क्यों नेशनलिटी सरेंडर कर दी है पाकिस्तान की और आप हमारे कैंप में आ जाएं, हमारी छितर छाया में आ जाएं। तो मैंने उनको यही कहा था कि आपकी गलत फहमी है कि मैंने पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर की है। ना मैंने पाकिस्तानी नेशनलिटी सरेंडर की है ना करूँगा, ये मेरा बाय बर्थ राइट है। और मैं इतना तो इंटरनेशनल लॉ जानता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझसे मेरी पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं छीन सकती, आप भी नहीं, चाहे आप पाकिस्तान की आर्मी हैं। ठीक है मेरा पासपोर्ट आप रिन्यू नहीं करते, ना करें, मुझे ज़रूरत ही नहीं, मैं फ्रेंच पासपोर्ट पर ही ट्रैवलिंग करता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तानी नेशनल था, हूँ और रहूँगा। आप कोई मुझसे ये छीन नहीं सकते, मेरा बाय बर्थ राइट है ये, और मेरे बच्चों के पास भी पाकिस्तानी नेशनलिटी है। तो इसलिए आप इस बात पे वो ना रहें। और रहा सवाल मैं आपकी छितर छाया में आ जाऊं, तो मैं आपकी छितर छाया में आने से बेहतर अपने आप को मारना पसंद करूंगा, लेकिन मैं आप जैसे घिनौने लोगों के साथ मिलकर काम नहीं करूंगा। ये अभी दिसंबर की बात है, वो मेरे करीब के लोग, काफ़ी लोग ये बात जानते हैं। तो भाई साहब मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया किसी कीमत पे, ना मैं पैसा कमाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैं प्योरली पाकिस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ और जिस चीज़ पे बिलीव करता हूँ उसका प्रचार करता हूँ। ना मैं किसी के डिक्टेशन पे बोलता हूँ, ना मैं किसी से डरता हूँ। जिस दिन मेरी आनी है उस दिन आनी है। तो इसलिए मुझ पे अब कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बार बार अपनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी के बल पे खाता हूँ। अगर मुझे 300-400 पाउंड यूट्यूब से आते हैं तो ना आए भाई, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोशल मीडिया भाई साहब, मेरा इतना बड़ा फेसबुक का भी पेज उन्होंने डिलीट कर दिया था, फोरम ख़त्म कर दिया था, किसी दिन भी मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट कर देंगे। लेफ्ट का सोशल मीडिया है भाई, किसी दिन भी मेरे ट्विटर को भी बंद कर देंगे। तो मैं तो इस सोशल मीडिया पे डिपेंड करता नहीं। मैं तो 26 साल से 1994 से लेके अब तक मुसलसल ह्यूमन राइट्स का काम करता रहा हूँ और करता रहूँगा अपने बल पे। मेरी वेबसाइट मौजूद है, जब भी कोई मसला हो मुझे आप ढूंढना चाहें मेरी वेबसाइट पे आ जाएं। तो ये है जी मेरी कहानी। मेरा मातृदेश भारत, मेरे पुरखों का धर्म हिंदुइज्म,
मैं सनातनी, क्लियर, किसी के दबाव में नहीं, अपने दिल की बात रख रहा हूं। मेरा भारत महान, और मुझे फख्र है कि मैं भारत का डीएनए लेके पैदा हुआ हूं, और मैं सारी जिंदगी जितनी मेरी बाकी है मैं अपने इस देश का दिफा करता रहूंगा इन जालिमों के खिलाफ जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम।